उस रूम में सब कुछ पूरा ट्रेडिशनल जापानीज रखा हुआ था, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सडाओ के फादर बिल्कुल ट्रेडिशनल जापानीज थे। तो पूरा रूम जो था वो उनके अकॉर्डिंग था, कुछ भी फॉरेन चीज नहीं थी। जैसे ट्रेडिशनल जापानीज कस्टमरी जो चीजें होती हैं वो सब कुछ उस रूम में जो था। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। वो कभी भी जापानीज ट्रेडिशन से हटके कुछ नहीं करते थे, कभी चेयर पे नहीं बैठे, बेड पर नहीं सोए, बिछौना नीचे बिछाकर सोते थे, नीचे ही मैट पर बैठते थे। तो सब कुछ उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उस कमरे में था। और वो जो वॉल कबर्ड्स होती है ना, जो दीवारों में ही कबर्ड शेल्फ्स बनती हैं, उनको डोर से क्लोज करके कबर्ड बना दिया जाता है, वैसे ही एक वॉल कबर्ड में जाकर के पास जाकर हैना ने उसमें से एक क्विल्ट निकाला, एक सॉफ्ट क्विल्ट, मतलब एक सॉफ्ट ब्लैंक जो बेडशीट टाइप्स है वो निकाली, ताकि उस मैट के ऊपर बिछाया जा सके। हालांकि वो थोड़ी सी हेजिटेट हुई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिल्क के फ्लावर से बनी हुई वो क्विल्ट थी, बट और वो आदमी पूरा गंदा था, पूरा खून खून से भर रहा था, बट ठीक है, अब उसको अपने हस्बैंड के लिए इतना तो कर नहीं था। उसके हस्बैंड उसको एज पेशेंट ट्रीट करेंगे तो शी हैड टू डू दिस थिंग। पहले तो वो डिस्ट्रेस में बड़बड़ाई, ही इज सो डर्टी। तो सडाओ ने उसका वो तो नहीं समझा कि क्विल्ट के लिए बोल रही, वो कहता है हाँ पहले इसको वॉश करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, अगर तुम गर्म पानी ले आओ मेरे लिए तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हैना बोलती नहीं, मैं तुम्हें इसको छूने नहीं दूंगी, मैं नौकरों से कह दूंगी वो ये काम कर देंगे। आई विल टेल यूमी। यूमी जो थी वो उनकी हाउसमेट थी। बोले वो बच्चों को थोड़ी देर छोड़ के वो बच्चों की नानी या फिर आया का भी काम करती थी, जो बच्चे भी संभालती थी और उनकी हाउसमेट भी थी। तो वो कहती मैं यूमी को बोल दूंगी थोड़ी देर बच्चों को छोड़ के इधर आ जाएगी और यहाँ पर हमारी हेल्प कर देगी, बट तुम इस आदमी को हाथ नहीं लगाओगे। तो सडाओ ने कंसिडर किया उस पॉइंट को कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल अदर्स। बाकी भी जो थे वो कुछ मेल मेड्स भी थे, मेल जो वर्किंग स्टाफ भी था उस घर में, मेल सर्वेंट्स भी थे। तो सडाओ बोलते हैं हैना को कि तुम एक काम करो, तुम यूमी को बता दो, मैं जो बाकी के सर्वेंट्स हैं उन लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। बट द अटर पेलर ऑन मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्स हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन उसके जो चेहरे पर, उस व्हाइट मैन के चेहरे पर जो बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस थी, ऐसा लग रहा था एज इफ डेड बॉडी है। तो वो पेलनेस, उस फीकेपन को देखकर पहले सडाओ ने अपने डॉक्टरी इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल किया। वो नीचे झुके और उन्होंने पहले उसकी पल्सेस चेक की कि पल्स चल भी रही है, जिंदा भी है, कि लाते लाते वो मर गया। बहुत कम थी, बहुत ही फेंट सी उसकी पल्स चल रही थी, पर हाँ वो थी। सो शुक्र है वो आदमी जिंदा था। उन्होंने फिर उस आदमी के कोल्ड ब्रेस्ट पर जो बेयर चेस्ट था उसके ऊपर टच करके देखा तो हार्ट बीट्स भी चल रही थी कि मतलब हाँ ये आदमी जिंदा है। तो अब सडाओ बोलते हैं अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, इसको ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। तो वो सोचता है, सडाओ सोचता है, लेकिन बात तो यहाँ भी आती है ना कि मैं अगर इसको ऑपरेट करके ठीक कर दूंगा तो भी ये बच जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, मतलब इसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो भी तो इसको मरना ही है। तो वो सारी चीजें जो है वो पूरा एक कंफ्यूजन सडाओ के माइंड में पूरी तरह से चल रहा था। हैना क्राइड आउट इन फियर। हैना डर में बोलती है डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड अलाइव। वो बोलती है तुम इसको बचाने की कोशिश मत करना, ऑपरेट करो, ठीक है मर रहा है तो मरने दो, बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सडाओ बोलता है लेकिन अगर मर गया तो क्या होगा, फिर तो हमारे लिए और दिक्कत है। वो दोनों खड़े खड़े वहां पर उस मोशनलेस आदमी को देखते रहते हैं, जस्ट गेज्ड एट हिम, बस वो देखते ही रहते हैं कंटिन्यूसली। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। तो वो कहता है, वो सोचता है अपने मन में कि इसकी बॉडी की वाइटैलिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वरना अभी तक तो ये मर चुका होता। इतना बड़ा जख्म लगा है गोली का, उसके बाद भी वो पानी में बहता हुआ आया है, चट्टानों से टकराया हुआ आया है, फिर भी इसकी थोड़ी बहुत पल्सेस जो हैं वो चल रही हैं। तो इस आदमी की जो वाइटैलिटी है, इसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये अभी तक भी जिंदा है, इसकी पल्सेस जो हैं वो अभी तक भी चल रही हैं। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25।
पर फिर उसको एक थॉट आता है कि बहुत यंग भी है, ज्यादा एकदम इतना एजेड भी नहीं लग रहा है, बहुत यंग लग रहा है, तो डेफिनेटली इसकी बॉडी वाइटैलिटी और इम्यून सिस्टम तो इतनी स्ट्रांग होनी ही है। उसको देखकर लगता है कि कुछ 20-25 साल का लड़का होगा, ज्यादा एज नहीं है उस लड़की की। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तो जब याद है सडाव ने अभी पूछा था कि लेकिन अगर ये मर गया तो क्या, तो हैना पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है, ऑपरेशन से मर जाए? तो सडाव बोलता है हाँ, अगर ऑपरेशन से भी ये मर गया, ऑपरेशन करने से भी मर गया, तो इसकी इतनी पल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसकी बॉडी चलो बहुत स्ट्रांग है कि अभी तक सरवाइव कर गया, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आगे भी सरवाइव कर जाए। क्या गारंटी कि मैंने इसका ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल रहा? है ना, पहले बोलती तुम इसको बचाने की कोशिश मत करना, अगर ये मर रहा है तो मरने दो, इसको बचाओ मत, अगर ये बच गया तो क्या होगा? तो सडाव बोलता है अरे लेकिन मैं ऑपरेशन करने लगा और ये ऑपरेशन के बीच ही मर गया तो क्या होगा? एंड दे बोथ वर लिटरली कंफ्यूज्ड एट दैट पॉइंट। Good afternoon, dear students. In our last class, we have studied till the point where Dr. Sadav was literally confused whether he should operate the white man or not. Hannah and Sadav were in a confused state. They both were discussing what should be done with this man. And they were at a confused state. What if the man dies naturally? Or what if the man dies of operation? It was a very confusing state, but more or less Sadav gave importance to his professional ethics, and finally he decided to operate the white man. And Hannah considered this doubtful, and when she did not answer, Sadav turned away. Sadav ने Hannah से बस एक क्वेश्चन पूछा, What if he die of operation? अगर ये ऑपरेशन करने के बाद भी मर गया तो क्या? तो हैना के पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो सडाव वापस टर्न हुए और बोलते हैं कि एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। कुछ भी हो, एट एनी रेट कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन सबसे पहले इसको साफ करना है, इसको वॉश करना है, जो पूरी इसके शरीर पे धूल मिट्टी लग रही है, सैंड लग रही है, उसको पूरी तरह से साफ करना है। और वो जल्दी से बाहर चला गया और हैना भी उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो उस व्हाइट मैन के साथ उस रूम में उस वक्त वहां पर अकेले एक सेकेंड भी नहीं रहना चाहती थी। दो द मैन वॉज अनकॉन्शियस, Still she did not want to stay with that white man in the room alone. So वो भी सडाव के पीछे पीछे बाहर चली गई। And he was the first she had seen since she left America. अमेरिका छोड़ने के बाद वो पहला ऐसा इंसान या व्हाइट मैन था जिसको हैना ने अपनी लाइफ में देखा था। अमेरिका से वापस आने के बाद से उसका और अमेरिका के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रह गया था। वो जिस थोड़े बहुत जिन लोगों को जानती थी बस वही थे। लेकिन यहाँ इस वक्त उसके घर में वो जो इंसान लेटा हुआ था वो उसके लिए उसका एनिमी था, सिर्फ एनिमी, अ मिनास दैट इज अ प्रॉब्लम, लिविंग और डेड, जिंदा मरा हुआ जो भी है। बट उस स्टेट में, वर्ल्ड वॉर की उस स्टेट में उस समय वो आदमी हैना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी था। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। नर्सरी द प्लेस वेयर हर किड्स वर देयर, उसके बच्चे जहां पर थे उस रूम को दैट्स एक्चुअली कॉल्ड नर्सरी, दैट्स व्हाई द क्लासेस आर नोन एज नर्सरी। तो वो नर्सरी की तरफ जाती है जहां यूमी उसके बच्चों के साथ खेल रही होती है और वहां जाके वो यूमी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज बच्चे सुन लेते हैं और वो जाग जाते हैं। And they wanted their mother at that time. So she goes to her children and then she spends a little bit of time with them, plays with them, goes and smiles with them, and then again she turns towards Yumi. वो बच्चे यूमी के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो हैना आवाज लगाती है तो वो बच्चों को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है और इस वजह से उसे थोड़ी देर अपने बच्चों के पास जाना पड़ता है, एक मोमेंट उनके साथ स्पेंड करके, थोड़ी देर उनके साथ खेल के, और अब वो वापस हैना यूमी की तरफ पलटती है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। वो उसका बेबी जो अभी 3 मंथ्स का था, जो यंगर बेबी था वो 3 मंथ्स का था, उस बच्चे के साथ वो खेलते हुए यूमी को इशारे करती है, यूमी कम विथ मी, दैट इज मेरे साथ तुम चलो। आई विल पुल द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी। तो यूमी कहती है मैं बच्चे को सुला दूं, ही इज रेडी सिंस शी वाज अ केयर टेकर ऑफ दैट बेबी, नो, सो शी न्यू वेरी वेल। तो वो कहती है मैं बच्चे को बस सुला दूं, ही इज अबाउट टू स्लीप, उसके बाद मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो बच्चे को सुला के और फिर यूमी को साथ में ले जाती है हैना
और जो पास वाला बेडरूम था, बच्चों के पास वाला जो रूम था, वहां पर जो बच्चों का बेडरूम था, नर्सरी मतलब बच्चों के खेलने की जगह, और बेडरूम जहां बच्चों को सुलाया जाता था, तो वहां पर बच्चों को सुलाती हैं, क्विल्ट जो नीचे बिछौना स्प्रेड करती हैं अच्छे से, फिर बच्चों को सुला देती हैं, आराम से दोनों बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद हेना के साथ यूमी जो है वो चली जाती है। देन हेना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर वो दोनों जो है वो चुपचाप आहिस्ते आहिस्ते कि बच्चे जाग न जाएं, दोनों किचन तक आ जाते हैं। जो दोनों किचन में वहां पर उस समय ऑलरेडी 2 सर्वेंट्स और जो उस घर में काम करते थे, मेल सर्वेंट्स, वो खड़े थे और वो दोनों डरे हुए थे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सडाओ ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया है और वो दोनों सारी बातें जान गए हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर इतना डर था कि एक दुश्मन का सोल्जर उस वक्त उनके घर में है। अब वो जो पुराने गार्डनर थे वहां के, जो पुराने माली जो थे, गार्डनर, was also house servant pulled a few hairs on his lips। वो जो पुराने गार्डनर थे जो हाउस सर्वेंट का भी काम करते थे, pulled some hairs on the lips का मतलब होता है, it's a phrase, it means that old man got very afraid। वो बहुत डर गए, जो ओवरऑल जो भी सिचुएशन उस समय घर में बन रही थी उसको देखते और समझते हुए, और है ना यूमी को साथ। अब उन दोनों सर्वेंट्स को तो सारी चीजें पता थी और वो ओल्ड गार्डनर जो था वो काफी डरा हुआ भी था। तो जैसे ही हैना किचन में आती है, उस समय सडाव नहीं था वहां, जैसे ही हैना किचन में आती है तो वो जो ओल्ड गार्डनर रहते हैं वो बिल्कुल ब्लंटली, बिल्कुल प्लेनली हैना को बोलते हैं, द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन। ऑट नॉट टू, ही शुड नॉट, ऑट नॉट मतलब बिल्कुल करना ही नहीं है। मास्टर को उस व्हाइट मैन के, मास्टर ऑब्वियसली सडाओ, उस व्हाइट मैन के वुंड्स को हील नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। एक तरह से वो प्लेनली सिंपली बोल जाते हैं कि हमारा ये मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब यहाँ बात आती है अंधविश्वास की, या फिर कहा अगर हम कहें तो जो पुराने लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी सोच की। वो कहता है, जो ओल्ड गार्डनर रहते हैं वो कहते हैं कि उसको तो मरना ही है। पहले उसको गोली लगी, उसके बाद वो समुद्र में, उसको समुद्र ने जकड़ लिया या फिर अपनी लहरों में पकड़ लिया, रॉक्स से उसको चोट पहुंचाई, वो मर ही चुका था। तो अगर मास्टर उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो प्रकृति गलत कर रही है, तो फिर नेचर और ये प्रकृति हमारे अगेंस्ट होगी और हमसे रिवेंज लेगी, हमसे बदला लेगी। मतलब गन से उसको लगी, चोट आई, वो नहीं मरा, सी ने उसको अपने जकड़ में ले लिया, पकड़ में ले लिया, रॉक से उसके ऊपर बहुत हमले हुए, उसको बहुत मारने की कोशिश की, वो नहीं मरा। तो उन ओल्ड गार्डनर का, उन वृद्ध गार्डनर का बोलना था, उनकी ऐसी सोच थी, ये उनका सुपरस्टिशन था कि जो गोली ने करना चाहा और जो सी ने करना चाहा, अगर मास्टर उससे अलग कुछ करेंगे तो वो दोनों हमसे बदला लेंगे। मतलब वो दोनों उनसे रिवेंज लेंगे कि हमने जो करना चाहा वो तुमने पलट कैसे दिया, उसे तुमने ठीक कैसे कर दिया, उस सोल्जर को तो हम मारना चाहते थे, तुमने बचा कैसे लिया। तो ये उनका अंधविश्वास था जो कहीं ना कहीं उन्हें डरा रहा था कि अगर मास्टर ने ऐसा करा तो आप देख लेना वो रिवेंज लेंगे और मास्टर के साथ कुछ गलत होगा। I will tell him what you say, हैना replied courteously। हैना बहुत ही courteously रिप्लाइड करती है, मैं बोल दूंगी उनको जो आप लोग मुझसे कह रहे हो। लेकिन वो खुद अपने आप में भी डरी हुई थी। वो बोल तो देती है सर्वेंट्स को, लेकिन वो खुद अपने आप में भी काफी डरी हुई थी। वो इतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी डेफिनेटली, लेकिन कुड इट बी एवर वेल टू हेल्प एन एनिमी। लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी कि क्या एक दुश्मन की मदद करना सही होगा। डेफिनेटली वो अंधविश्वास की वजह से ये नहीं कह रही थी, लेकिन वो जो सिचुएशन थी उस समय वॉर वाली, उस सिचुएशन में वो एक एनिमी था, तो उस एनिमी की क्या हेल्प करना सही होगा, वो इस कंफ्यूजन में थी। बट नेवरदलेस जो भी है, उसने यूमी को बोला कि तुम गर्म पानी लेकर आओ और उस गर्म पानी लेकर उस रूम में आओ जहां पर वो व्हाइट मैन है। वो बोलकर चली गई एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस। सडा वॉज नॉट येट देयर, यूमी फॉलोइंग, पुट डाउन हर वुडन बकेट। वो इतना बोलकर आगे आगे चली गई और यूमी उसको फॉलो करती हुई उस रूम में गई, जो पार्टीशन था उस रूम में उसको हटाया। सडाव अभी भी उस रूम में नहीं आए थे, वो हो सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स और सामान लेने गए हो। उनके पीछे पीछे यूमी आती है और अपनी जो वुडन बकेट रहती है, जो लकड़ी की बकेट रहती है, उसको नीचे रख देती है। फिर वो बेंड होती है और व्हाइट मैन की तरफ देखती है। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness।
अब वो झुकती है, उसकी मास्टर ने उसको कमांड दिया था कि उसको आदमी को साफ करना है, शी हैड टू वॉश हिम। तो वो झुकती तो है, उसकी बैठती है अपने नीज पर और देखती है पहले तो बड़े ही ध्यान से उस वाइट मैन को, और बड़े स्टबर्ननेस के साथ, एक जिद्दी पने के साथ अपनी मिस्ट्रेस की तरफ पलट के वापस बोलती है, मैंने आज तक कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है, और इतने डर्टी को तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। एकदम इतने डर्टी वाइट मैन को तो मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं करने वाली। तो है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके अपनी मिस्ट्रेस वाली पोजीशन शो करके, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कमांड कर रहे हैं। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। वो थोड़ा सा सीवियर होके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके यूमी को एक ऑर्डर देती है कि जो तुम्हारे मास्टर बोल रहे हैं वो तुम्हें करना ही होगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's face that Hannah felt unreasonably afraid. अब जब हैना ने यूमी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोला तो यूमी के फेस पर एक रेजिस्टेंस का लुक था, एंड दैट वाज सो फियर्स, बहुत ही फियर्सफुल, बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस वाला लुक था यूमी के फेस पे। तो वो लुक देखकर तो एक मिनट के लिए हैना भी डर गई। आफ्टर इट, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वो ये डर गई कि अगर सर्वेंट्स ने बाहर जाकर पुलिस में कुछ ऐसी रिपोर्ट कर दी जो हुआ ही नहीं था तो वो क्या करेंगे। अब जैसे ही हैना को यूमी के फेस पे वो फियर्स वाला रेजिस्टेंस लुक दिखता है तो उसने सोचा कि नहीं, अब इसको प्यार से समझाना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करती है, वो अपनी डिग्निटी लूज नहीं करती है, लेकिन फिर भी यूमी को समझाती है कि ठीक है, देखो तुम समझ रही हो कि हम इसको सिर्फ होश में इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम इसे एज अ प्रिजनर, मतलब बंदी के जैसे वापस पुलिस को सौंप सके, कि हम चाहते हैं कि एक बार ये अपने सेंसेस में, अपने होश में वापस आ जाए, ये थोड़ा ठीक हो जाए, फिर हम इसको एज प्रिजनर पुलिस को सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। तो यूमी बोलती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूं और ये मेरा काम नहीं है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बड़े स्ट्रिक्टली यूमी जो है वो हैना को बोल देती है। तो हैना फिर थोड़ा सा, अब वो कहते हैं ना, अपना काम निकलवाना हो तो कुछ भी करना पड़ता है। तो फिर हैना, यूमी जो सर्वेंट थी उसके इतना स्ट्रिक्ट या फिर इतना रूड होने के बाद भी हैना उसको फिर भी ढंग से बोलती है, जेंटली समझाती है, बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अपने काम पे वापस चली जाओ, मतलब जो काम वो कर रही थी बच्चों को संभालने का, बोले तुम अपने काम पे वापस चली जाओ। जैसे हैना ने यूमी से ये कहा, यूमी तुरंत उठी एंड शी लेफ्ट द रूम। उठते से वो कमरे से बाहर चली गई, और अब हैना उस कमरे में उस वाइट मैन के साथ अकेली थी। वो ऑब्वियसली जैसे पहले डर गई थी वैसे अभी भी डर जाती अगर उसके सर पे यूमी की वो स्टबर्ननेस और जिद्दीपने का गुस्सा ना होता। तो उसका दिमाग अभी पूरी तरह से यूमी का जो जिद्दीपन था उसके गुस्से से भरा हुआ था, और इसी वजह से वो ये भूल गई कि वो उस वाइट मैन के साथ अकेली है, या पहले भी वो डर गई थी, ऐसा कुछ था, वो सारी चीजें भूल गई। अभी सिर्फ उसके मन में यूमी का जो वो जिद्दीपना था, उसकी वजह से वो गुस्सा जो था वो पूरी तरह से उसके दिमाग में था, और वो चढ़ती जाती है, स्टूपिड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। वो चढ़ती जाती, क्या स्टूपिड है यूमी, आदमी ही तो है, एक वुंडेड चोटल हेल्पलेस आदमी है, क्या कर लेगा, आदमी ही तो है, ये है वो है। वो चढ़ती हुई कुड़बड़ाती हुई अपनी मेड के ऊपर वहां खड़ी खड़ी कुछ तो भी बोलने लगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अपनी खुद की सुपीरियोरिटी थी, भैया वो मिस्ट्रेस है उस घर की, उसकी नौकर उसको ऐसे कैसे बोल के चली गई। तो उसकी उस उस सुपीरियोरिटी के कन्विक्शन में, उस सुपीरियोरिटी और उस एंगर में उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो खुद ही उस मैन को, उस आदमी को, उस व्हाइट मैन को क्लीन कर देगी। एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड। तो वो जो व्हाइट मैन ने जो वो नॉटेड रग्स ही हो गए उसके कपड़े, रग्स का मतलब होता है टूटे फटे पोछे जैसे कपड़े। तो लिटरली अब वो जब आदमी पूरा इतनी बुरी तरह से स्थिति फेस करके आया था तो उसके कपड़े नॉर्मली रग्स तो हो ही जाते, फटे चिथड़े हो ही गए थे। तो वो जो ऐसे मतलब बेतरतीब से जो उसके कपड़े बंधे हुए थे उनको वो खोलती है, और व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल। जब उसने वो उसका ऊपर जो भी उसने शर्ट एंड ऑल अपनी यूनिफॉर्म का पहन रखा था उसको ओपन किया, और एक छोटा सा टॉवल जो उस बकेट में यूमी डिप करके लाई थी उस टॉवल को उसने डिप किया, उसको सोक किया, और वो उसके बेयर चेस्ट पर जो उसका चेस्ट पोर्शन था उस चेस्ट पोर्शन को वो साफ करने लगी, एंड शी स्टार्टेड वॉशिंग द मैन।
एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसकी वो फेस को, उसके चेहरे को धीरे धीरे व्यवस्थित साफ करने लगी ताकि कोई भी डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल उस पर ना रहे। तो जैसे ही वो साफ करने लगी तो वो धीरे धीरे उसके फीचर्स को देखने लगी, तो वो आदमी, उसकी जो स्किन थी वो काफी रफ हो चुकी थी इतनी सारी चीजों के एक्सपोजर के बाद में, बट इट हैड अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। बहुत ही फाइन टेक्सचर था उसका। ब्लॉन्ड आपको पता है, जो ज्यादा गोरे, बिल्कुल वो गोल्डन जैसे लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लॉन्ड। तो उसकी जो स्किन थी बहुत रफ हो रही थी, लेकिन टेक्सचर बहुत फाइन था। तो वो देखती है जब ये बच्चा होगा छोटा, जब ये बहुत छोटा रहा होगा तब ये काफी ब्लॉन्ड रहा होगा, काफी, जिसे हम नॉर्मली अगर अपनी भाषा में बोले तो जिसे हम भूरा भूरा कहते हैं ना, बहुत ही एक्स्ट्रा गोरा। तो वो कहती बोलती बहुत ही ब्लॉन्ड रहा होगा, और वो सोचने लग जाती कि ये बच्चा रहा होगा तब कितना मासूम लगता होगा। जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में आया, फिर एकदम से उसने सोचा कि अरे ये बच्चा होगा तब होगा, लेकिन अभी ये बच्चा नहीं है, अभी ये एक अच्छा खासा व्हाइट मैन है जो मेरे घर में जबरदस्तियां पड़ा हुआ है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही। बस उसमें के दिमाग में वो यूमी का गुस्सा सवार था, तो बस वो उस व्हाइट मैन को वॉश करती जा रही थी जब तक उसकी पूरी अपर बॉडी जो थी वो पूरी काफी क्लीन ना हो गई। उसकी जो अपर बॉडी पोर्शन था वो साफ नहीं हो गया तब तक वो उसको क्लीन कर रही थी और बाकी सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल रही थी। बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो बिल्कुल उसको पलट के उसकी बैक साइड से साफ करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि डेफिनेटली वहां पीछे की तरफ जख्मी भी था, वुंड भी था बुलेट का, और उसको कभी वो जाग गया, कभी उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो थॉट भी हैना के मन में डर था। तो उसने अपर बॉडी उसकी फ्रंट से तो साफ कर दिया। वो सोचती है, मन में चिढ़ती है, सडाव कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया। एक तो पहले यूमी का गुस्सा था, ऊपर से सडाव नहीं आया तो उसे और चिढ़ा रही थी। वो अपने हाथ साफ करते, विपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। वो अपने हाथ साफ करती है जैसे तैसे, और वो सोचती है कभी इसको ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए, धुंध हो रही थी ना उस समय, तो ठंड पड़ रही थी, तो ठंड लग जाए, तो इस वजह से वो एक क्विल्ट लेकर आती है, एक बेडशीट या ब्लैंकेट टाइप्स लेकर आती है और वो उस आदमी के ऊपर डाल देती है। वो धीरे से आवाज लगाती है, सडाओ, धीरे से, कि कहीं वो आदमी जाग ना जाए। और मतलब जैसे ही वो आवाज लगाती है वैसे ही गेट खोलकर सडाओ अंदर आ जाता है। प्रोबेबली वो उस समय गेट पर ही था वहां पर, और बस अंदर आ ही रहा था। अब जैसे ही गेट खोल के सडाओ अंदर एंटर होते हैं तो हैना उन्हें देखती है कि उनके हाथ में वो उनका जो सर्जरी का इमरजेंसी बैग होता है, डॉक्टर्स का अपना खुद का भी सर्जरी का इमरजेंसी बैग होता है। ऑब्वियसली ओटी में सारी चीजें अवेलेबल होती है, बट इन एनी केस अगर कुछ ना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो अपना जो इमरजेंसी का सर्जरी बैग रहता है वो उनके हाथ में रहता है और अपना सर्जरी कोट पहने हुए रहते हैं। तो हैना पूछती है सडाओ से, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि इसको ऑपरेट करोगे? वो जब पूछती है कि तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया ऑपरेट करने का, तो सडाओ बोलते हैं हाँ, और वो पलटते हैं और एक स्टेरलाइज टॉवल अपने हाथ में निकालते हैं और वो फ्लोर पर उसको बिछा देते हैं। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन इट, स्टेरलाइज टॉवल मतलब पूरी तरह से उसको क्लीन किया हुआ टॉवल, और उसको स्प्रेड करते हैं और उनके जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो उस टाल पे बिछा देते हैं। फेच टाल्स ही सेड, वो हैना को ऑर्डर देते हैं कि टाल्स लेके आओ, उनको और टाल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो बोलते हैं फेच टाल्स लेकर आओ। She went obediently, but how anxious now to the linen shells and took out the towels. वो obey करती है, obviously it was her husband's command, she had to obey him. वो जाती है और वो जो कबर्ड रहती है उसमें से खोलती है, लेकिन बड़ी ही मतलब लिनन के इतने ब्यूटीफुल से टाल्स थे, वो कैसे इतने गंदे आदमी को साफ करने के लिए, ऑपरेशन के लिए वो टाल्स दे दे। बट सिंस सडाओ ने उसको बोला था, उसे लेकर तो आना ही था। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब वो सोच रही थी कि मैटिंग के भी कोई पुरानी अगर कुछ ऐसी मैट्स भी हों जो मैं उसके नीचे बिछा दूं, वरना जब वो ऑपरेट करेंगे तो ब्लड फ्लो होगा और उसकी ब्यूटीफुल सी फ्लोर की जो कवरिंग है, मतलब फ्लोर्स के ऊपर जो कवरिंग है, वुडन फ्लोर के ऊपर जो ब्यूटीफुल से कवर्स बिछा रखे हैं या पेपर कवर्स या फिर मैट कवर्स बिछा रखे हैं, वो खराब हो जाएंगे। तो वो इतना सोचती है और वो उस कबर्ड में से पुराने मैट्स निकालती है। She went out to the back veranda where the garden kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them. वो वापस पीछे के वरांडे की तरफ जाती है जहां पर गार्डनर जो है वो पुरानी
टूटी फटी मैट्स रखते थे, जिसकी हेल्प से वो कोल्ड नाइट्स में श्रब्स को, छोटे छोटे पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करते थे। तो वो जैसे ही उधर पलटती और वरांडे में से वो लेकर आती है, और जैसे ही वो लेकर रूम तक पहुंचती है, वो उसे पता चलता है कि उसकी इतनी दौड़ भाग जो थी वो यूजलेस थी, क्योंकि सडाओ ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और जो ब्लड था वो ऑलरेडी फ्लो हो चुका था, और वो जो ब्यूटीफुल सी उसकी फ्लोर मैटिंग थी वो खराब हो चुकी थी। वो एकदम से बोलती है, ओह द मैट, अरे ये मैट का। तो सडाओ बड़े ही प्लेनली रिप्लाई देता है कि हाँ वो खराब हो गई है, एज इफ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके घर की मैट जो है वो उसके व्हाइट मैन के ब्लड से खराब हो गई। वो ही वॉज डीपली इनग्रोस्ड इन हिज प्रोफेशनल वर्क ऑफ डूइंग ऑपरेशन। हेल्प मी टू टर्न हिम। वो कमांड करता है हैना को कि इसको पलटने में मेरी मदद करो, और उसने बिना एक शब्द कहे अपने पति को ओबे किया और वो उसकी हेल्प करने गई और उन्होंने उसको पलटा। अब वो जैसे उसको पलटते हैं, बैक साइड टर्न करते हैं, तो वो देखती है कि उसके नीचे जो मैट थी वो पूरी तरह से ब्लड और वो सारी गंदगी की वजह से खराब हो चुकी है। तो अब वो बुरी तरह से उस चीज को लेकर अपसेट भी थी कि उसके जो है वो मैट खराब हो गई एंड ऑल, बट वो कुछ कह नहीं सकती थी बिकॉज यस इट वाज हिज हस्बैंड्स ऑर्डर। उसने उसकी बात ओबे की और उसको पलटा और वो मैन की बैक को केयरफुली वॉश करने लगी। सी नाउ हिज हस्बैंड वाज देयर विथ हर, सो उसको अपने आप में ठीक है रिलैक्सेशन था कि नाउ आई कैन टर्न हिम ऑल्सो एंड आई कैन वॉश हिम ऑल्सो, बट शी कुड नॉट डू दिस when she was alone, but because there was no sense of protection. Now since Sadao was there, she had a sense of protection. Yumi would not wash him, she said. हैना बोलती है सडाओ को कि यूमी ने उसको वॉश करने से मना कर दिया था। तो सडाओ हैना की तरफ पलटते, तो क्या फिर तुमने उसको वॉश किया? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट फ्रॉम हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। वो अपने हाथ नहीं रोक रहे थे, हाथ कॉन्स्टेंटली उनके चल रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे और काम करते करते पूछते जा रहे थे, अच्छा यूमी ने नहीं किया तो क्या तुमने इसको साफ किया है? तो वो हैना जो है वो प्लेनली रिप्लाई कर देती है हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। वो पूछ रहा था, हैना जवाब भी दे रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि सडाओ उसके जवाब पर कोई अटेंशन नहीं पे कर रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क। हैना ने बोला कि हाँ मैंने इसको साफ किया, बट सडाओ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन हैना को इस चीज की आदत थी, क्योंकि उसे पता था कि जब उसका हस्बैंड अपने काम में डीपली इंग्रोस्ड होता है तो वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है। ही इज ऑल इन हिज वर्क। सो हैना वॉज लाइक यूज टू दिस थिंग, और वो इसीलिए उस समय उसके ज्यादा परेशान भी नहीं करी थी। एंड शी वॉज जस्ट ओबेइंग वॉट हिज हस्बैंड वॉज सेइंग एंड वॉज जस्ट हेल्पिंग हिम आउट in his work.